हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वनस्पति जगत के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स पौधों को। ठीक है। इसके पहले हमने शैवाल को पढ़ा था, शैवालों के बारे में जाना था, उनके प्रकारों के बारे में जाना था, उनकी विशेषताओं और आर्थिक महत्व के बारे में समझा था। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वनस्पति जगत है, ठीक है, वनस्पति जगत जो है उसके अंतर्गत 5 समूह आते हैं: शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज दूसरा समूह हम ले रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये शैवालों से थोड़ा विकसित पादप कहलाते हैं और साथ ही साथ ये प्रथम ऐसे पादप होते हैं जो भूमि और जल दोनों में उगने वाले होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो ये ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं ये अपना जो जीवन चक्र है भूमि और जल दोनों में मिलाकर पूरा करते हैं। तो प्रथम ऐसे पादप हैं जो उभयचर कहलाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये उभयचर पादप होते हैं, यानी वनस्पति जगत जो है, पादप जगत जो है उसके ये उभयचर कहलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको नोट डाउन अवश्य करें कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में अपना जीवन पूरा करते हैं, दोनों में उग सकते हैं। ठीक है ना। इनका जो शरीर होता है सरल, हरित और कैसा होता है? ठीक है ना, सरल भी होगा, हरित होगा, स्वपोषी टाइप के ये होते हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। यानी ये हैं तो पादप, लेकिन जैसे पेड़ पौधों में जड़, तना और पत्ती वास्तविक रूप से पाई जाती है, इनमें नहीं होता है। आभासी रूप में ऐसा लगेगा कि पत्ती है, तना है, जड़ है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखें संरचनात्मक दृष्टि से तो इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनका संवहनी ऊतक जो होता है विकसित नहीं होता है। यानी इनमें कुल मिलाकर के संवहनी जो ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं तो वो विकसित नहीं होते हैं, या यूं कहें नहीं इतना ज़्यादा परिपक्व होते हैं वो, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी छोटे आकार के ही होते हैं। ठीक है। तो इतना तो प्रारंभिक बातें आपको पता हो गई। ठीक है। अब देखिए थोड़ा और कुछ इनके बारे में अभी बाकी है जो जानना, वो चलती जानते हैं। ठीक है। तो एक तो ये है कि ये पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइट्स, ये आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप ये क्यों है ऐसा पूछा जा सकता है कि पादप जगत के उभयचर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल और स्थल ये दोनों में उग सकते हैं। ठीक है। थोड़ा इनके आवास की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कहाँ कहाँ उग सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इनका सबसे प्रिय जो होता है, ये छायारागी होते हैं। छायादार स्थानों में, वृक्षों के नीचे, चट्टानों के नीचे, दीवारों के नीचे ऐसी ये जगह होती है जो ठंडी भी हो, नम भी हो और छायादार भी हो, ऐसी जगहों में पाए जाते हैं। अब वो जगह कौन सी हो सकती है? तो मिट्टी में भी उग जाएंगे, ये चट्टानों में भी उग जाएंगे, वृक्षों या तनों पर भी उग जाते हैं, ये दलदली स्थानों में भी उग जाते हैं, और जल के समीप भी, जल के किनारे, जलाशय जो होते हैं वो उसके आसपास ये उग सकते हैं। कुल मिलाकर के जो अनुक्रमण की स्थिति जब बनती है तो पहले किसी चट्टान या किसी बंजर भूमि में पहले शैवाल उगेंगे, यदि उनके अनुकूलित जमीन है, भूमि है तो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर यदि कोई पादप उगते हैं तो वो ब्रायोफाइट से ही होते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, ये तो इनके आवास की बात हो गई। इनके भोजन की जब बात हो जाती है कि किस तरह से ये भोजन निर्माण करते हैं, तो पहली बात तो आपको बता दें ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी और हरी कोशिकाओं वाले होते हैं, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन बनेगा, ये भी आपको विदित होगा। इनमें जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल और ए मुख्य रूप से होते हैं। संग्रहित भोजन पादपों की तरह इनमें स्टार्च होता है। ये कुछ मेन टॉपिक है जो किताब से छांट छांट करके और चुन चुन करके हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इनका शार्ट नोट्स जरूर बनाएं और ब्रायोफाइट्स की विशेषताओं के अंतर्गत इसी प्रकार से बिंदु बना करके आपको लिखना है। मतलब एक पूरा संग्रह है आपके लिए, कुछ नहीं करना है, केवल आपको नोट डाउन करते हुए और सारी चीज़ों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है। अब इनमें जनन थोड़ा देख लीजिए। जनन तो देखिए लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होगा। ठीक है।
और इनमें एक खास और बात है कि पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, यानी इनके जीवन चक्र में दो पीढ़ियां यानी दो रूप देखने को मिलते हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुभिद अवस्था। ठीक है, ये दो पीढ़ी एकांतरण की दो अवस्थाएं होती हैं और ये दोनों अवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। इसमें प्रमुख जो अवस्था होती है गैमीटोफाइट होती है, यानी जो गैमीट होते हैं इनके प्रमुख अवस्था इसकी होती है। तो युग्मक जनन जब होगा तो देखते हैं युग्मक जनन के समय अगुणित जो इसमें युग्मक होगा अगुणित बनेगा, और युग्मक जनन के बाद क्या होगा, द्विगुणित संरचना बनेगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है और यहाँ पे दिया भी है, देखिए। ठीक है, ये चक्र जो दिया हुआ है, तो अगुणित के बाद यहाँ द्विगुणित संरचना बनेगी, द्विगुणित के बाद फिर अगुणित संरचना बनेगी। यानी कुल मिलाकर के इनमें जो हैप्लॉयड इकाई होती है वो युग्मक होते हैं। ठीक है, और डिप्लॉयड जो होता है गुणसूत्र इकाई होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब और थोड़ा सा देखिए इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इनका शरीर कैसा होता है देखिए, तो शरीर जो होता है थैलस या थैलसाव होता है और पर्णलीय होता है, पर्णलीय टाइप का होता है, यानी पत्तियों जैसा होगा, गोलाकार होता है शरीर इनका। वास्तविक जड़ तना पत्ती का पूर्णतः अभाव होता है इनमें। संवहनी ऊतक इनमें अनुपस्थित होंगी, यह भी बात हो ही चुकी है। और ये एक विशेष संरचना के द्वारा इस सतह से चिपके होते हैं जिनको राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, और नम स्थानों पर ही ये प्रजनन इनमें संभव होता है। अभी आपको बताया ही गया कि ये चूंकि नम भूमि पर उगने वाले हैं, नम जगह होनी चाहिए, ये इनके लिए खास अनुकूलन होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए इनमें जो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन की बातें आती हैं, दोनों प्रकार के प्रजनन है। तो लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हो, देखिए। तो इसमें पहले देखिए, अब लैंगिक जनन के लिए तो आपको पता ही है कि इनमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो एक नर युग्मक बनेगा एंथ्रेडियम, और मादा युग्मक बनेगा जिसको आर्किगोनियम कहते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक को या नर जननांग को हम क्या कहेंगे, एंथ्रेडियम, और मादा जननांग जो है वो क्या कहलाएगा, आर्किगोनियम। तो देखिए नर जो जननांग है उसमें नर युग्मक बनेगा, मादा जननांग उसमें मादा युग्मक बनेगा। तो नर युग्मक जहाँ बनेगा उस जननांग को हम क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम कहेंगे, और जो मादा युग्मक जहाँ बनेगा उसको आर्किगोनियम कहेंगे। तो इस तरह से दोनों ये अलग अलग नाम भी हैं इनके। फिर क्या होगा, इनमें जल की उपस्थिति में नर युग्मक तैरकर मादा के पास पहुँचता है। ठीक है, तो जो नर युग्मक होगा वह मादा के पास पहुँचेगा। ठीक है, और मादा के पास पहुंचने के बाद फिर इनमें होगा निषेचन, और निषेचन के बाद चूंकि युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं तो द्विगुणित संरचना बनेगी जिसको हम कहेंगे युग्मरज। ठीक है, तो जल इनके लिए आवश्यक है क्योंकि जल में तैर करके ही नर युग्मक मादा के पास पहुंचता है। फिर इसके बाद देखिए युग्मनज से इसकी एक पहली अवस्था, चूंकि युग्मक जनन की अवस्थाएं तो आपने देख लिया, ये पूरा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या है, ये युग्मकोद्भिद या गैमीटोफाइट कहलाएगा। अब दूसरी अवस्था फिर इसकी आती है जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट, यानी क्यों स्पोरोफाइट है, क्योंकि इसमें स्पोर बनेगा। एक ये देखिए स्पोर बनेगा, बीजाणुभिद अवस्था कहलाती है। तो ये जो संरचना युग्मनज बन रही है, युग्मनज से ही क्या बनेगा, एक लंबा छोटा, और बहुत लंबा तो नहीं कहेंगे, छोटा पतला एक संरचना, छोटी पतली संरचना एक निकलती है जिसके ऊपर स्पोर लगते हैं, बीजाणु लगते हैं। ठीक है ना, ये बीजाणु लगे हैं। ठीक, ये स्पोर्स पतले पतले होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, युग्मक से युग्मनज से निकलते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करेंगे, जो इस तरह से स्पोर बन रहे हैं, ये स्पोर बनने की ही क्रिया क्या है, स्पोरोफाइटिक अवस्था में होती है। फिर क्या होगा, ये बीजाणु जो है अपने तना से, अपने जो शाखा है इसकी डंठल है इससे अलग हो जाएंगे और आगे चल करके पुनः क्या करेंगे, पादप का निर्माण करेंगे। यानी ये अवस्था पुनः कहाँ पहुँच जाएगी, गैमीटोफाइट में पहुँच जाएगी। ये पीढ़ी एकांतरण एक तरह से हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था है ये गैमीटोफाइट है, अर्थात कि जिसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था, जो इसकी मुख्य अवस्था होती है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटी अवस्था है जो क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट, यानी बीजाणु उद्भिद अवस्था कहलाती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये लैंगिक जनन की बातें हैं। अब हम थोड़ा सा अलैंगिक जनन की बात कर लें, क्योंकि अलैंगिक जनन से प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अलैंगिक जनन है तो ये किसके द्वारा होता है, पहली बात तो ये कि बीजाणुओं के द्वारा होगा। और क्या है कि यहाँ जो इसके थैलस है इनके विखंडन के द्वारा भी होता है, तो विखंडन के द्वारा भी होगा, बीजाणुओं के द्वारा होता है, और एक होता है जेमा कफ के द्वारा होता है। ठीक है,
तो अब आपको ध्यान रखना इसमें जो जेमा कफ के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है, तो एक तो ये है कि बीजाणुओं द्वारा जो अलैंगिक जनन होगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि बीजाणु जो है अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं। ये बीजाणु जो होंगे यही अंकुरित हो जाते हैं और नया पादप बन जाता है। और एक खंडन के द्वारा हो रहा है, तो इसकी जो पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है उनमें विखंडन होगा, खंडन होगा, और जितने टुकड़े बनेंगे उनसे नया पादप बन जाएगा। और तीसरी अवस्था इनकी जो है जेमा कफ, जेमा कफ के द्वारा अलैंगिक जनन, ये बहुत मोस्ट चीज़ है, ध्यान रखना है। ये पूछ देता है कि जेमा कफ के द्वारा जो विखंडन है, जो अलैंगिक जनन है, वो किस में होता है, किस में, तो ये ब्रायोफाइट्स की पहचान होती है। और इसमें लिवरवर्ट जो होता है इसकी प्रमुख, इसके लिए उदाहरण होगा, आगे मिलेगा आपको। तो जेमा कफ क्या है, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ठीक है ना। ये कप नुमा संरचना होती है, ये जो आप देख रहे हैं संरचना, इसमें देखिए कफ नुमा संरचना है। और इस कफ नुमा संरचना में एक क्या है, ये एक क्या लगती है, यहाँ पर कली लगती है। ये कली जो है जेमा कहलाती है, ठीक है, जेमा। अब ये जेमा जो होती है कफनुमा संरचना में होती है, ठीक है, जिसको जेमा कफ कहते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि कफनुमा संरचना है, फिर इसके ऊपर एक कली लगी हुई है। यही कली आगे चल करके अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, और इससे नया पादप बन जाता है। तो इस तरह से जेमा कफ के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसको बहुत ही ध्यान से आपको मोस्ट समझ करके याद रखना है इसको, ठीक है। अब इसके दो समूहों की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए, जैसे बताया कि इसके दो समूह कौन कौन से, एक है लिवरवर्ट और मास। और फिर इन समूहों की विशेषताओं के साथ साथ इनका आर्थिक महत्व भी देख लेंगे लगे हाथ, ठीक है ना। तो आइए चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें देखिए मुख्य विशेषताएं क्या है लिवरवर्ट की। पहली बात तो शरीर इनका बेलनाकार होता है, परिणाम होता है, पत्तियों जैसा दिखेगा, लेकिन शरीर कैसा रहेगा, मुख्य रूप से बेलन के आकार का रहेगा, सिलेंडरिकल होता है, ठीक है ना। राइजॉइड्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। राइजॉइड्स एक कोशिकीय और चिकने होते हैं। राइजॉइड्स क्या है, इनकी सतह से चिपकने वाला अंग होता है, जो एक कोशिकीय होंगे और चिकने होंगे। जेमा कण पाया जाता है, ये कण नहीं कफ है। जेमा कफ के द्वारा भी हमने आपको बताया कि लिवरवर्ट में जेमा कफ पाए जाते हैं, जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। स्पोरोफाइट छोटी अवस्था होती है और अल्पजीवी होती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम समय के लिए स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। मुख्य अवस्था क्या है, युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। फिर वायु कोष उपस्थित हो सकते हैं इनमें। वायु कोष इसलिए क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं, तो जल में तैरने के लिए वायु कोष की आवश्यकता होती है। ये देखिए वायु कोष यहाँ दिया है, ये जेमा कफ इसमें दिया हुआ है, ये इसका कैप्सूल है, ये सीटा है और ये फुट है। ये स्पोरोफाइट अवस्था में बता रहा है कि पतली डंठल नुमा संरचना है जो सीटा है, एक कैप्सूल यानी जिसको कली जैसे होता है, और ये फुट होता है जिसके द्वारा यह अपने किससे युग्मनस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ इसकी लिवरवर्ट की कुछ विशेषताएं थी। उदाहरण में यदि हम चलेंगे, उदाहरण फिर आर्थिक महत्व भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में देखिए मार्केंसिया इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें जेमा कफ वगैरह पाए ही जाएंगे। रिशिया है, ठीक है ना, और एक है जिसको कहते हैं पोरेला। ये तीन है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मार्केंसिया ही दिया हुआ है, इसलिए यही आप याद रखें, बहुत है। क्योंकि यहाँ से विकल्प में आ जाता है कि निम्नलिखित पादपों में से किसमें जेमा कफ के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मार्केंसिया याद रखिएगा, ये लिवरवर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से अब देखें इसके आर्थिक महत्व की, तो देखिए कि क्या करते हैं, मिट्टी की नमी बनाए रखने में ये सहायक होते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोकते हैं, क्योंकि मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो मृदा अपरदन रोकने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। फिर क्या है, जैविक पदार्थों को विघटन का योगदान। जो जैविक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटन करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए भी इनकी उपयोगिता होती है। कुछ लिवरवर्ट औषधि गुणों के भी होते हैं, खास जानकारी इनकी नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ लिवरवर्ट जो हैं इनमें से ही, जैसे मार्केंसिया है, रिशिया है, पोरेला है, अब इनमें से कौन है ये तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इनमें से कुछ औषधि गुण के वाले होते हैं। मृदा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में सहायक होते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले किसी खाली जगह या चट्टानों में पहले शैवाल उगेंगे, नम भूमि है तो, और इसके बाद शैवालों का जो अनुक्रमण होगा, शैवालों के बाद तो ब्रायोफाइट्स उगते हैं। तो क्या होगा, शैवाल थोड़ी सी मिट्टी और चट्टानों का अपघटन करने में सहायक होते हैं, और इसके बाद जब थोड़ी मिट्टी आ जाती है तो ब्रायोफाइट्स उगते हैं, जैसे लिवरवर्ट अभी बता रहे हैं इसका,
लिवरवर्ट के अंतर्गत तो जितने भी पौधे आते हैं, तो ये मिट्टी बनाने में, मिट्टी निर्माण में, मिट्टी निर्माण कैसे करेंगे, तो ह्यूमस वगैरह है, चट्टानों का विखंडन करना, तोड़ना उनको, खनिज पदार्थों को इकट्ठा करना और इस तरह से मृदा का निर्माण करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है ना। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जेमा कफ है, इसमें जो निकल रही है संरचना ये कली है इनकी। ठीक है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जेमा कफ आपको बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रहा है और ये किसकी विशेषता है, लिवरवर्ट की है। तो लिवरवर्ट की ज़्यादा आर्थिक महत्व तो नहीं, केवल मृदा निर्माण में, मृदा के संरक्षण में यानी कि कटाव को रोकने में, और कुछ औषधि गुण के भी ये हो सकते हैं, कोई खास नहीं, लेकिन जेमा कफ इसमें याद जरूर रखेंगे आप। ठीक है। अब दूसरे समूह की यदि बात करें तो वो क्या है, मॉस। ठीक है। तो मॉस में देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, ये पर्णाभी संरचना वाले होते हैं, इनकी पत्तियां पर्णाभी संरचना, गोल बेलनाकार तो ये नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये पत्तियों जैसे जरूर दिखते हैं। राइजोइड्स इनका कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। अभी हमने जो लिवरवर्ट देखा उसमें राइजोइड्स जो चिपकने वाला अंग है वो एक कोशिकीय था, लेकिन इनका राइजोइड्स कैसा है, बहुकोशिकीय भी है और शाखित भी है, कोशिकाएं भी बहुत है और इनमें शाखाएं भी पाई जा रही है। ये राइजोइड्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी कोशिका जो ये बहुकोशिकीय है और शाखित भी ये राइजोइड्स होता है, जो सतह से चिपकने में मदद करता है। इसकी स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है लंबी होती है। अभी इसके पहले लिवरवर्ट में क्या पढ़े हैं कि जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है वो अल्पकालिक होती है, लेकिन इनकी स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है कैसी होती है, दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए होती है। पत्तियां कैसी होती है, बहुस्तरीय और नोकदार होती हैं, पत्तियां इनकी नुकीली होती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है ना। ये बहुस्तरीय, बहुत स्तरों में लगी होती हैं। स्तर में लगने का मतलब ऐसे 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 करके एक के बाद एक कई स्तरों में लगी हैं और नुकीली पत्तियां होती हैं। प्रायः गुच्छे में उगते हैं। ये जो है इनकी विशेषता क्या है मॉस की, कि ये गुच्छे में उगते हैं, एक साथ कई होते हैं। अब देखिए इसकी संरचना शरीर की देखें तो ये देखो कैप्सूल है, ये इसका ये कैप्सूल दिख रहा है, ये सीटा है जो छोटा होता है, बहुत लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, और ये पत्तियां इसकी दिख रही हैं आपको। ये तना संदूल भाग होता है, ये तना का है जो पत्तियों से ढका होता है, और ये राइजोइड से जो इसके चिपकने वाला अंग होता है। ठीक है। ये संरचना बिल्कुल सरल सरल चीज़ें हैं। अब बस आपको क्या करना, नोट डाउन करते हुए याद करना है। अब इसमें उदाहरण यदि देखें आप तो फ्यूनेरिया इसका प्रमुख उदाहरण, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फैगनम है। ये स्फैगनम तो बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसका आर्थिक महत्व देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है ना। तो ये तीन उदाहरण है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। लेकिन आप लिवरवर्ट में यदि आप ध्यान रखिए तो मार्केंसिया है, ये याद रखना है आपको, एक ही उदाहरण उसमें जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। आगे थोड़ा चलें इसकी आर्थिक महत्व की, तो देखिए आर्थिक महत्व क्या क्या है इनका, अभी आपको ये दिख रहा है। तो ये आर्थिक महत्व है। स्फैगनम जो होता है, अभी हमने आपको बताया स्फैगनम क्या करता है, इससे पीट बनता है जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पीट क्या है, तो यह क्या है, स्फैगनम जो मॉस है उससे प्राप्त पदार्थ होता है पीट, जो ईंधन के रूप में उपयोग में आता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को ये बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मृदा के निर्माण में भी सहायक है। तो जब मृदा बनती जाएगी तो जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या करेंगे, ह्यूमस वगैरह का भी निर्माण करते हैं, और जिस मृदा में ह्यूमस होगा तो उसमें जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, यानी नमी उस मृदा में ज़्यादा होती है। बागवानी में उपयोगी भी ये होते हैं। मिट्टी के मिश्रण और गमले में, ये बागवानी में किस तरह से उपयोगी होते हैं, मिट्टी में मिला करके इनको, चूँकि ये क्या है, ये मिट्टी का ही भाग होते हैं, ह्यूमस वगैरह इनमें होता है, तो ये पोषक तत्व तो इसमें ज़्यादा समाहित होते हैं। तो गमलों में, बागवानी में, इनमें मृदा में मिला करके और पौधों के पोषण इत्यादि के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। घाव भरने और रुई के निर्माण में विकल्प के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में नमी और संतुलित बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इकोसिस्टम में नमी वगैरह बनाने रखने के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा है आज, ब्रायोफाइट्स और उसके दो समूहों के बारे में हम लोगों ने समझा, जाना, और उसको अच्छे तरह से सरलतम तरीके से इसको अध्ययन करने में क्या हुआ, सहयोग प्राप्त किया हम लोगों ने। ठीक है ना। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, एक बार रिवाइज सारांश देखें तो ब्रायोफाइट्स स्थलीय जीवन के विकास की प्रथम कड़ी है। स्थलीय जीवन, ठीक है ना, के विकास की स्थलीय और जलीय जीवन दोनों आप मान लीजिए, इनके प्रथम ये पीढ़ी है, प्रथम कड़ी है। इनका अध्ययन पादप विकास के क्रम को समझने में सहायक होता है। पादपों का विकास किस तरह से हुआ है, पहले भूमि में हुआ, पहले जल में हुआ और फिर भूमि में हुआ।
तो भूमि में उगने वाले ये पहले पौधे होते हैं ब्रायोफाइट्स, चूँकि जल में जीव की उत्पत्ति हुई, जल में पौधों की उत्पत्ति हुई और फिर जल से कहाँ जा रहे हैं, स्थल की ओर जा रहे हैं। तो एक विकासी क्रम भी पता चलता है पादपों का। ठीक है, दूसरी बात यहाँ क्या है, ब्रायोफाइटा सरल संरचना वाले नम स्थल पादप हैं जो भविष्य में विकसित पादप समूहों के पूर्वज माने जाते हैं। यानी जो आगे हम जिन पौधों के बारे में पढ़ेंगे ये इनके पूर्वज माने जाते हैं, यानी आगे जो आने वाले पादप हैं ये इन्हीं से विकसित हुए हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, ये समाप्त हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ग्रेट एम्बिशन हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आप देखिए, अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगते होंगे और आपको लगता होगा कि हम कंटेंट अच्छा लाते हैं आपके पास और सरलतम भाषा में और सरल सहज आपकी अपनी मातृभाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इतने समझदार तो कम से कम हो ही गए, होते ही हैं, निश्चित रूप से हैं कि कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा चैनल जिसको हम हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएगा। तो ये कहने की बातें नहीं हैं, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे, ऐसे बिंदुओं का एक संग्रह लेकर के हम आते रहेंगे। बस हमारा सपोर्ट आप करते रहिए, ठीक है ना। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, तो आपको पूरी बातें एक के बाद एक कड़ी जैसे पूरी मिलती चली जाएंगी। और हर वीडियो हर प्रतिदिन देखें। अब देखिए क्या है, जब आप सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो आपके पास जब भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है, एक टाइमिंग है उसकी कि रात 9 बजे हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास 9 बजे करेक्ट पहुँचेंगे, 9 बजे रात को। तो अब समझिए, यदि आप सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, अन्यथा आपको चैनल में ढूंढना पड़ेगा और फिर प्ले लिस्ट में जा कर के आप एक एक वीडियो देखेंगे तो क्रम से वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए यदि सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब करके और हर वीडियो को आप देखें। यदि आपके काम का है, आप 11वीं के बच्चे हैं तो 11वीं की चीज़ें देखें, यदि 12वीं के हैं तो 12वीं की चीज़ें देखें। दोनों वीडियोज़ और दोनों के बिंदु हम ले करके आते हैं। प्रयास हमारा रहेगा कि 9, 10, 11, 12 सभी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनकी हम जो कंटेंट है आपको उपलब्ध करवाएं। थोड़ा सा ये आप भविष्य की योजना है हमारी, तो हमारा सहयोग इसी तरह से करते रहें। धन्यवाद।